अभी तक हम प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट का 11 सेट बना चुके हैं। इस वीडियो में हम 12वां सेट बनाएंगे। इसके अलावा जितने प्लेटफॉर्म के सेट बनाएंगे या किरण पब्लिकेशन का जो भी सेट प्रैक्टिस सेट बनाया गया, इस सभी का सॉल्व अच्छे से सॉल्यूशन का लिंक नीचे कमेंट में दिया हुआ, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं सभी का सॉल्यूशन, सभी सेट का सॉल्यूशन। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट मिलना है तो कमेंट कीजिए, डाउट पूछ सकते हैं, या आपको कहीं का दूसरे भी सेट का किसी और सेट का कुछ क्वेश्चन लगा रहा हो, कुछ डाउट हो रहा है तो भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इससे पहले कि हम इस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 3 2 1 4 6 से भी घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक, अब देखिए पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो अब ऑप्शन से थोड़ा सोचते हैं। ये है 1005, तो इसका पूर्ण वर्ग लगभग कितना आएगा, जिसमें होगा 1 2 3 4 100 मान लीजिए, तो क्या होगा 100 शून्य आता है, पर लास्ट में क्या आ जाएगा 25, पर ऐसा नहीं 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा कुछ आएगा, तो ये तो होने नहीं वाला। इसका कीजिए क्या आएगा, शुरू में 4 आ जाएगा, और इसका कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, और इसका कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 9025। तो इसमें वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इसमें से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो आप मान लीजिए इसका पूर्ण वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं। 3 2 1 4 6 का 3 2 1 4 6, तो 2 का पेयर बना है, ये किसका स्क्वायर आएगा, 1 का आएगा, 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। ठीक, 1 1 आ जाएगा, ये 2 2 1 बनेगा, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या डाल दे कि ये बटा क्या कर दे कि ये 221 आ जाएगा। तो अब देखिए अगर 8 डाल देते हैं, अगर 5 डालते हैं, 25 प्लस 125 होता तो कम हो गया, तो 26 इंटू 6 हो जाता है 36, 3 6 2 12 3 15, 156 ही आता है। तो 27 इंटू 7 करते हैं, 7 7 49, 4 7 2 14 4 18, और 28 कीजिएगा तो ज़्यादा ही आ जाएगा आपका, 28 हटे और ज़्यादा हो जाएगा, तो 189 करते हैं और यहाँ पे माइनस करते हैं, तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये माइनस कीजिए। ऐसे एक बार 28 करके देख लेते हैं। 28 इंटू 8, 8 64, 6 8 दूनी 16 24, 16 6 22, तो 224 आ रहा, पर यहाँ पे 221, तो 28 नहीं 27 ही करना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ पे 7 कीजिए, और यहाँ पे 7 कीजिए, यहाँ पे 7 कीजिए। ठीक, तो ये हो गया 34। अब देखिए तो ये कितना आ जाएगा, तो 189 और 21 तो 22 32 आ जाएगा, और 32 46। यहाँ पे सीधा दिख रहा है 3 4 2 6, ये लगभग 10 के आसपास है, पर 10 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो यहाँ 9 लिख देंगे, है ना। 3 4 9 इंटू कीजिए, 9 9 81, सीधा 3400 लगभग 3200 के आसपास है ना। तो इस यही 9 से स्टार्ट करते, फिर हो सकता है 9 नहीं लिया तो 8 करेंगे। ठीक, 9 9 81, 8 हो गया, 9 जगह 36 8 34, 36 8 44, 9 3 27, 4 27 4 31, तो देखिए 31 41 कम है, 31 41 कम है, तो 32 46 और 31 41 में माइनस कीजिए, 32 46 और 31 41 में माइनस कीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा,
और ये आ जाएगा 1। तो आप 105 माइनस कीजिएगा तो 179 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। थोड़ा लेंदी है, ऐसे करना पड़ेगा। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। दूसरा क्वेश्चन है तो इसका आंसर पहले का बी हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है ये है, तो आपको पता है, तो 2 की पावर n की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, इस रूट का मतलब 1/2। और इधर क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 5 6 लिखा हुआ है। तो 2 की पावर n/2 हो जाएगा, 2 इंटू एन इंटू ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 की पावर n/2 इक्वल टू 2 की पावर 6, मतलब n/2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 12। दो का आंसर डी। तीसरा क्वेश्चन है, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना है और शेषफल का 12 गुना है। यदि शेषफल 56 है तो भाज्य क्या होगा। हमें पता है भाज्य जो है ना ये बराबर होता है भागफल इंटू विभाजक इन प्लस शेषफल। आपका भाजक है ना, भाजक भाजक जिसको हम डिवाइडर बोलते हैं, वो x ले लीजिए। भाजक आपका भागफल का 32 गुना है, तो भाजक आप रहने दीजिए 32 गुना है भाजक भागफल का, तो 32 एक, क्योंकि भागफल हम लेने वाले हैं आपका x, तो भाजक कितना हो जाएगा 32x, क्योंकि भाजक क्या है भागफल का 32 गुना है और शेषफल का 12 गुना है। भाजक जो है ना शेषफल का 12 गुना है, मतलब 32x जो है ना तो शेषफल का 12 गुना है। शेषफल आपको क्या दिया हुआ है 32 12 इंटू 56 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे काट दीजिए आप, 8 चौका 32 3 चौका 12 8 सत्ते 56, तो 7 x कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। x 21 मतलब भागफल 21 और भाजक होगा 21 इंटू 32, 21 इंटू 32, तो भाज्य क्या हो जाएगा 21 इंटू 32 इंटू 21 प्लस शेषफल। देखिए लास्ट में जो आएगा ना आप लास्ट से भी बना सकते हैं, यहाँ पे आपको उतना सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर आपको लास्ट में क्या 6 है, तो 6 प्लस 2 8 आएगा लास्ट में। ये ऐसा एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, आपको देख सकते हैं बी ऑप्शन है बस। तो तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे कितना बड़ा काम, कितना लोगों से आगे हो गए होंगे इस क्वेश्चन को बस इस तरह का दिमाग ऑन करके। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है। 1 और 2 के बीच में तो कर दीजिए, ये 1/5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा 16 16 6 96, 16 5 80, 10 10 है 16 6 96, 4 0, 16 3 16 दूनी 32, ठीक। ये आ जाएगा 4 है तो 3 दूनी 6 6 1 0, 4 दूनी 8 25, 3.25। तो आप देख लीजिए 1 और 2 के बीच में कौन सा, यही आंसर है बस। ये यहाँ पे सॉरी 4 है, ये 1 है, 1.25 होगा ना, 4 1 यार, ये 4 है तो 1 होगा 3 4, ये 4 है 1। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी, तो निकालना है। तो 2 3/2 होता है 1.5, 1.5 होता है। ये होता है 7/4 होता है 1 3 0, तो 7 चौको 28 2 0 1.75 होता है 7/4, ठीक। और 9/6 होता है 0 दशमलव कुछ कुछ होता है। तो 1 और 2 के बीच में कितना है, ए भी है और बी भी है, मतलब ये आंसर डी हो जाएगा। 2 क्यूबिक रूट ऑफ 5 करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, इसका करनी है, अगर ये करनी है तो इसकी कोटि ऑर्डर क्या, तो 5 1/3 है, तो इसको कितना हम से ऊपर पावर करें ताकि ये रियल नंबर बन जाए, है ना। तो 5
ये नॉर्मल नंबर बन जाए, रेशनल नंबर बन जाए, इंटीजर बन जाए, है ना। तो 3 करना चाहिए सबसे पहले, कम से कम 3, ताकि 1/3 इंटू 3 हो जाए। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, 3 हो गया। छठा क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ क्रमशः 5, 6, 8, 9 के अंतराल पर बजती है, तो सभी घंटियाँ किस समय एक साथ बजती है? किसी समय एक साथ बजती है, तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी? मान लीजिए 5, 6, 8, 9, ठीक। 5, 6, 6 क्या हो जाता है? 8 हो जाता है 2 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर क्यूब, और 9 हो जाता है 3 स्क्वायर। तो हमें ये पता है कि जो घंटी बजना शुरू हुई, तो वो फिर से कब बजेगी? बजेगी, वो उस टाइम में बजेगी जो सबका मल्टीपल होगा। 5 गुने कुछ आ रहा होगा तो वो बज गई उस समय। 6 गुने कुछ आ रहा होगा तो वो बज गई, ये वाली बज गई। 8 गुने कुछ आ रहा होगा तो भी बज गई। 9 गुने कुछ आ रहा होगा तो भी बज गई। तो ये सबका गुना इस मतलब उस घंटे में होगा, मतलब उस सबका गुना करके 5 गुना कुछ होगा, 6 गुना करके कोई एक टाइम होगा, है ना, उस समय बज रही है। ठीक। तो मान लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या निकाल सकते हैं? तो मतलब उसको क्या बोलेंगे? एलसीएम उसी को तो बोलते हैं, लघुत्तम फॉर्म, मतलब उसी नंबर को तो बोला जाता है। तो सबका लोएस्ट मल्टीपल होगा, सभी कॉमनली आ रहे हैं उसमें, उसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो घंटा आया उसको 5 से डिवीजन होगा, 6 से भी डिवाइड कर सकेंगे, क्योंकि 6 का मल्टीपल होगा ना वो। 8 से भी डिवाइड कर, क्यों? क्योंकि 8 का वो मल्टीपल है, जो नंबर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, जिसमें बजने वाला वो 8 का मल्टीपल होगा। तो मतलब 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, इसी को तो एलसीएम बोला जाता है। तो हम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका। जो इसका 5 है तो 5 तो लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो सबसे बड़ा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर लिखिए। यहाँ पे 2 क्यूब सबसे बड़ा है तो 2 क्यूब लिखिए। तो 9 पचे 45 इंटू 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4, और 6 जगह 24, 28, 8 पचे 40, तो 360 सेकेंड आ गया। 360 का मतलब क्या होता है? 360 का मतलब होता है 360/60 मिनट, तो मतलब 6 मिनट आ जाएगा। तो फिर से वो 6 मिनट में बजेगी, ठीक है, 6 मिनट में। बी आंसर हो जाएगा छठा का। सातवां, ए और बी किसी व्यापार में कम से इतना और इतना निवेश करते हैं। ए 6 महीने अपनी राशि लेकर व्यापार कर छोड़ देता है, पहले साल के अंत में कुल लाभ इतना है, तो ए का लाभ में हिस्सा कितना होगा? 6 महीने बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है। अपनी राशि लेकर मतलब क्या, 15,000 ये 6 महीने तक लगा, अभी 25,000 पूरा आपका 1 साल तक लग गया है ना। यही है इसमें दिया हुआ, तो देख सकते हैं 15,000 क्या 6 महीना तक लगा है, और आपका मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो होगा ना ऐसे निकलेगा, 15,000 6 महीना तक लगा, और क्या 25,000 था, 12 महीने तक लग गया। दोनों के इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होगा प्रॉफिट का, मतलब इसका प्रॉफिट मतलब P1 का प्रॉफिट P2 का प्रॉफिट इन्वेस्टिंग में प्रोपोर्शनल। इन्वेस्टमेंट किसके होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट पैसा इनटू टाइम कीजिएगा, पैसा इनटू टाइम कीजिएगा, तो ये देगा आपको प्रॉफिट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा देर तक आप पैसा लगा के रखिएगा वो पैसा उतना ही बढ़ता है ना। तो वही वाला बात यहाँ पे करना है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 5 × 5 = 25, 3 × 1 = 12, तो 3:7 आ जाएगा 1 साल में प्रॉफिट का रेशियो। तो हमें किसका, ए का निकालना है, तो मतलब 3/3 + 7, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए 10 है, 10 का 3 भाग ए को मिलेगा, 10 का 7 भाग बी को मिलेगा, और हमें निकालना है बी ए का। और प्रॉफिट दे रखा है लास्ट में कितना आ जा रहा है, 13,000, तो ये करके आ जाएगा आपको 3,000। तो ए को प्रॉफिट मिलेगा 3,000 रुपया, और 10,000 मिल जाएगा बी को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा सातवां का। आठवां क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाले
एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाले एक शंकु को निकाल दिया जाए तो तदनुसार शेष बचे ठोस का आयतन कितना होगा। आप देखिए, आपको दे रखा था बेलन और इसमें से शंकु निकाला जिसका हाइट और रेडियस सब एक है, हाइट सेम है और रेडियस भी सेम है। ठीक, इसको इसको निकाल दे रहा है। ठीक, इसके अलावा जो बच रहा है उसका हमें एरिया पूछ रहा है, ये सब जो बच रहा है उसका एरिया पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, मतलब एरिया नहीं वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम होगा ना, उसमें आयतन होगा। आयतन नहीं बोल रहा है तो हमको जो चाहिए वो आयतन क्या है, इसका टोटल आयतन कितना हो जाएगा सिलेंडर का, मतलब बेलन का आयतन हो जाएगा आपको बेस इंटू हाइट। मैंने बताया है किसी का भी आयतन निकालो, कैसा भी फिगर हो, ऐसा फिगर हो ऐसा फिगर हो, तो हमेशा बेस इंटू हाइट आता है। तो बेस इसका क्या है, एक रेक्टेंग ये सर्किल है, मतलब पाई स्क्वायर इंटू एच, इसका हो जाएगा बेलन का माइनस, क्योंकि हम ये कोण को निकाल दे रहे हैं, शंकु को निकाल दे रहे हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम ही चीज़ है, पाई स्क्वायर इंटू एच दिख रहा है आपको, पर एक क्योंकि इसका शेप थोड़ा अलग है तो कुछ कांस्टेंट बाहर में आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 आ जाता है। तो यही इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई स्क्वायर एच, जो कि आपकी वैल्यू दे रखी है, पुट कर दीजिए। आंसर आपका पाई में है तो पाई में छोड़ देते हैं इसको। और रेडियस त्रिज्या दे रखा है 6 और हाइट दे रखा है आपको, मतलब ऊंचाई दे रखा है 10, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अच्छे 24, 240 पाई हो जाएगा इसका आंसर। और देख लीजिए सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दे रखा होगा, तो 240 घन सेंटीमीटर, सबका यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। नमा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि के बाद भी इसके समग्र व्यय में 10% वृद्धि होता है तो वस्तु की खपत की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब मान लीजिए कोई एक सामान खरीद रहे पी रुपया का, ठीक है ना, पी रुपया का, और एन सामान खरीद रहे हैं आप, पी रुपया का एन सामान खरीद रहे हैं। ठीक, तो शुरू में आप कितना रुपया लगा रहे हैं, कॉस्ट, मतलब शुरू में आप लगाएं पैसा कितना लगा रहे हैं, एन इंटू पी लगाएं, तो एक का प्राइस है पी और एन आइटम है आपके पास। अब दे देगा किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो पी 25% वृद्धि हो गया, मतलब क्या, अब पी बन गया 125, ठीक ना, वृद्धि हो रही। तो इसके समग्र व्यय में 10% वृद्धि होती है, इसके समग्र व्यय में, तो ये समग्र खरीदने का था, तो समग्र व्यय मान लीजिए कुछ हो रहा है 125 पी इंटू मान लीजिए एन है, एन में भी कुछ चेंज आ गया, मान लीजिए एक्स एन हो गया, ये एन एक्स एन हो गया, एक्स इंटू एन हो गया, नंबर ना एक्स इंटू एन हो गया। तो ये यही बोला है कि 10% वृद्धि होती है, तो इसके समग्र व्यय में 10% की वृद्धि होती है। तो ये क्या, इसका जो व्यय था पहले एन इंटू पी था नॉर्मल, समग्र व्यय कितना हो जाएगा 10%, 10% की वृद्धि, तो मतलब 110% ऑफ एन इंटू पी, है ना। ये एक्शन का क्या मतलब हुआ, मतलब एन बी नंबर ऑफ में हमको चेंज करना पड़ेगा ताकि जो टोटल वृद्धि है ना 10% ही रहे। प्राइस तो 25% बढ़ गया है, 25% बढ़ गया प्राइस, तो हमको एन बी नंबर ऑफ में घटाना पड़ेगा। यहाँ पर तो दिख रहा है घटाना पड़ेगा क्योंकि वृद्धि हो रहा है 10% और प्राइस हो रहा है 125%, पक्का में इसको घटा है तभी तो ये टोटल घटा है। ये कोई प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है तो मतलब नंबर को हम कम किए हैं, वो बहुत ज़्यादा भी कम नहीं किया है, क्योंकि प्राइस हमारा बढ़ ही रहा है, हमारा खर्चा बढ़ ही रहा है, तो इसीलिए एक्स यहाँ पे लाए हैं। और ऐसे सॉल्व कर दीजिए, एन पी कट गया, एन पी कट गया, 100 कट गया, तो 125 एक्स हो जाएगा 110, ये है 125 इंटू एक्स इक्वल टू 110। ठीक, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 110/25, तो 25 ये आ गया और ये आ जाएगा आपका ये 25 25 125 और ये
दो पचे 10, दो पचे 10, 22/25। ठीक, एक्स एक्स आ गया 22/25। अब आपको पता ही है एक्स जो है ना, हमने एक्स इंटू एन, मतलब एक तरह से हमको निकालना है कितना वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत में वृद्धि हुआ। तो इसको हम प्रतिशत में वृद्धि का क्या मतलब होता है, एक्स प्लस कुछ यहाँ पे वैल्यू होता है, 100 होता है, उसमें हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम ऊपर में 4 और नीचे में 4 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 88 और ये आ गया 100। ठीक, तो 88/100 हो गया। तो मतलब इसको हम क्या, एक्स को हम क्या लिख, 88 को क्या लिख दे सकते हैं, 100, 100 माइनस 12/100 लिख सकते हैं। तो यही तो होता है, इसका क्या मतलब होता है, 12% कम हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 12% कम, मतलब सी हो जाएगा। हमने संख्या में 12% कमी किया, तभी तो ओवरऑल जो खर्च हो रहा है 10% बढ़ा, भले प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है किसी सामान का, पर 10वां क्वेश्चन, अपूर्व ने 26 केजी सेब कितने रुपए में खरीदे। उसने उन्हें 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। प्रति किलो सेब का विक्रय मूल्य कितना है। ठीक, अब देखिए एक सेब का कितना, एक सेब का कितना रुपया दाम आपने खरीदा है। तो ये आ जाएगा 90, है ना। कॉस्ट पर मतलब एक सेब का दाम, कॉस्ट खरीद रहे हैं आप 90 रुपये का। ठीक, एक सेब का दाम है 90 रुपया खरीदने का दाम। ठीक, और आपने बोला कि 26 केजी सेब का दाम, उन्हें 6, टोटल मतलब कितना है, टोटल तो आपको है ही, टोटल इंटू 26 कीजिए, जो कि आपको आ जाता है 2, 3, 4 किलो। हमें कॉस्ट भी पता, हमें केजी भी पता होना चाहिए कि 90 केजी हमने खरीदा है। ठीक, अब उन्हें 6 किलोग्राम के विक्रय, मान लीजिए सेलिंग प्राइस जो बेच रहे हैं उसका प्राइस है एस, एक का एक सेब का दाम एस है, तो आपको प्रॉफिट कितना दे टोटल, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90 इंटू एस, क्योंकि एक का दाम एस है और हमने 90 सेब खरीदा है, हमने पहले से निकाल लिया है। सॉरी, एक का प्राइस 90 था और आपका एक का दाम एस है, एक सेब का दाम मतलब 1 केजी एस का सेब का दाम एस है, तो 26 केजी का 26 एस हो जाएगा, क्योंकि हमको 26 केजी सेब खरीदना। और बेचा कितना है, बेचा है प्रॉफिट में, प्रॉफिट लाभ कितना हो रहा है, 6 किलोग्राम सेबों के विक्रय मूल्य। तो 6 किलोग्राम सेबों का विक्रय मूल्य कितना होगा, एस इंटू 6 होगा, क्योंकि एक का दाम एस है, तो 6 एस हो जाएगा। अब हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। तो 6x इक्वल टू 26x माइनस 2, 3, 4 0 कर दीजिए। 6s इक्वल टू 26s माइनस 2, 3, 4 0, तो 20s इक्वल टू हो जाएगा 2, 3, 4 0, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से हो जाएगा 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, तो एस हो जाएगा 117। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 10वां का आंसर बी हो जाएगा, 10 का आंसर बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, तो पहले इसमें जो निकाला है मैंने, इसका डिवाइड करके इसको डिवाइड करके तो केजी निकाला, उसका कोई यहाँ पे यूज नहीं आ जाना, तो नहीं निकालने की जरूरत था। ठीक ना। 11वां क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 55 है। इन 12 संख्याओं में से प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57 है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध क्या होगा। अब देखिए 12 संख्याओं का औसत कितना है 55, मतलब टोटल उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 संख्याओं को 12 इंटू 55। इन 12 संख्याओं में से प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो ये इक्वल टू कर देते 4 हो जाएगा, शुरू का 4 इंटू 48। ठीक, शुरू का 4 और अंतिम 9 संख्या, अंतिम 9 संख्या प्लस 4 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, प्लस 13 मतलब 9 संख्या अंतिम 9 इंटू औसत 57, तो ये वैल्यू हो जाएगा टोटल उसका 9 संख्या, अंतिम 9 का इतना हो जाएगा, शुरुआत 4 का इतना हो जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, यहाँ पे जो 4 संख्या प्लस 9 संख्या कितना 13 संख्या, पर हमें टोटल 12 संख्या, इसमें हो क्या रहे, जो चौथा संख्या है ना,
चौथा संख्या 2 बार उसको काउंट कर लिया यहाँ पे हम लोगों ने, इसमें भी कर दिया है, इसमें भी कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x बार एक बार x माइनस कर देंगे। x जो होगा वो कौन सा संख्या होगा, चौथा संख्या होगा। माइनस एक्स की पावर 4, एक्स माइनस 4। तो पूछा क्या है, यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का दशमलव, ये पूछना है। तो पहले हम यहाँ से इसको सॉल्व करके चौथी संख्या निकाल लेते हैं और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो x4 क्या हो जाएगा, 48 इंटू 4, अड़तालीस इंटू 4 और 9 इंटू ये करने से आ जाएगा आपका 705 माइनस 660। तो ये सॉल्व करने पे 660 आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक, x4 हो जाएगा आपका 45, ये नंबर होगा मतलब 45। ये हो गया आपका x 45 नंबर हो गया ये आपका। वो जो चौथी संख्या है ना उसका, अब चौथी संख्या को निकाल ही दे रहा मतलब क्या, शुरू में औसत था कितना, मतलब सभी का संख्या का योग कितना था, ये हो गया 12 इंटू 55। अब चौथी संख्या अब निकाल दे रहा है जो कि आया 45, और आपका डिवाइड करना पड़ेगा आपको 12 संख्या में से। इन 12 संख्याओं में से प्रारंभिक 4 और टोटल कितना 12 संख्या है, तो -1 कर दीजिए क्योंकि अब एक संख्या को आप निकाल दीजिए। इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 55.9। इसका आंसर हो जाएगा आपका 55.9, मतलब ए आंसर हो जाएगा 11 का ए। 12वां क्वेश्चन है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके विवाह के 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। कमला का मान लीजिए एक एक्स के है, क्या है ना, कमला का विवाह का 6 वर्ष पूर्व हुआ, तो कमला का अभी का जो एज है ना के है, और उसके पुत्र का आयु, पुत्र भी है यहाँ पे, पुत्र का आयु एस लग जाता है। तो 6 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ है। आज का उम्र बोल रखा है ये के। आज उसकी आयु आज के है इक्वल टू उसके विवाह के समय की आयु। तो विवाह के समय की आयु क्या थी, के -6, क्योंकि 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी, से 1/4 मतलब 5/4 गुना है वो। ठीक ना, तो इसका क्या मतलब होता है, के इक्वल टू 5। इसको कर दीजिए सॉल्व, इधर 4k हो जाएगा, इधर 5k -3, 4k इक्वल टू 5k -30, तो k इक्वल टू 30। तो मतलब कमला का आज का उम्र है 30 साल। ठीक, अब उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह के 1/10 गुना है। तो उसके विवाह की आयु कितनी है थी, अभी उम्र 30 है, तो 4 साल पहले 6 साल पहले कितनी होगी, इसकी उम्र 40 होगी। और अब ये थोड़ा लैंग्वेज गलत दे दिया है यहाँ पर, 12वां जगह लैंग्वेज थोड़ा गलत दिया है कि उसके पुत्र की आयु उसकी विवाह की 1/10 है। तो ऐसा नहीं है, उसकी वर्तमान आयु की 1/10 है। तो वर्तमान आयु कितना आ गया, 30 आ गया। इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 3। आज से 5 साल बाद कितना हो, उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 8 साल हो जाएगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, एक बैग 7 नीले गेंद 5 पीली गेंद, यदि बेतरतीब ढंग से 2 गेंद चुने जाए तो उसकी संभावना है कि कोई पीला नहीं निकलेगा। बेतरतीब मतलब होता है
मतलब दोनों एक साथ ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि एक को छोड़े फिर दूसरा ले रहे हैं, ऐसा नहीं, दोनों एक ही साथ में दोनों गेंद ले रहे हैं। ठीक, 7 है नीला और 5 है पीला, 7 नीला और 5 पीला, तो कितनी संभावना है कि वो पीला नहीं निकलेगा? अब पीला नहीं निकलेगा मतलब वो नीला निकल रहा है ना? तो इस 7 में से आप 2 को निकाल लीजिए, 7 में से 2 निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 7 में से 2 सेलेक्ट करने का 7 सीट होता है, और टोटल कितना है? 12 है। अब 12 में से 2 सेलेक्ट करने का 12 C2 होता है, ये होता है। 12 में से आप 2 को सिलेक्ट कीजिए, मतलब कोई 12 बॉक्स में कुछ है, 12 बॉल है, उसमें से 2 सेलेक्ट करने का तरीका होता है 12 C2, है ना? सी से मतलब कम्बिनेशन। यही बोल रहा है कि तो कितनी संभावना है कि कोई पीला नहीं निकलेगा? तो मतलब कोई भी पीला नहीं निकल रहा है, मतलब सभी नीले निकल रहे, तो मतलब आप डायरेक्ट 7 से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? नीला लेने की बट का चांस, नीला को सेलेक्ट कर लिए पूरा, और 12 में से कोई भी बॉल ले ले रहे, मतलब टोटल सैंपल स्पेस बटा स्पेसिफिक जो आपको निकालना है, जो काम करना है, मतलब कोई भी पीला नहीं निकालना, मतलब सभी नीला निकालना है। तो ये हो जाएगा 7 × 6 बटा 2, और ये होगा 12 × 11 बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 60/22 इसका आंसर हो जाएगा। 60/22 13 का सी। और वो कॉम्बिनेशन का मैंने कैसे काटा वो पता है? 7C2, ये देखिए, ये लिखिएगा 7 6, मतलब यहाँ पहले तो लिखिए 7 फैक्टोरियल ऊपर में होगा, फिर 7 - 2 मतलब 5 फैक्टोरियल नीचे में होगा, फिर 2 फैक्टोरियल नीचे में होगा। तो 7 फैक्टोरियल क्या लिखे? 7 6 × 5 फैक्टोरियल, और नीचे में 5 फैक्टोरियल × 2, तो ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसीलिए 7/6/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 है अनुपात में है, इनमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3/5 हो जाए? देखिए, शुरू में मान लेते हैं 200 ग्राम मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा, इसमें जस्ता और तांबा 5/3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जस्ता आपका कितना हो गया? जस्ता हो गया, इसका मतलब जस्ता कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 8 है, उसमें से 5 है आपका ये, और 200 ग्राम, 5 दूनी 10, 1000/8 कितना हो जाता? इसी को काटते हैं, ये कट जाएगा आपका 25 मरते, ये 125 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 75, जस्ता के बाद तांबा हो जाएगा 75 ग्राम। ठीक, अब आपको मिला देना है, ये कितना 125 ग्राम है जस्ता, प्लस मान लीजिए आपको क्या मिलाना, कितने ग्राम तांबा को मिलाना था? तांबा तो जस्ता कुछ नहीं मिलाना आपको, है ना? जस्ता नहीं मिलाना, तांबा को मिलाना। तांबा अभी कितना? 75 है, फिर इसमें मान लीजिए x ग्राम आप मिला देते, तो उसके बाद रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ता और तांबा का रेशियो हो जाता है 3/5। इसको सॉल्व कर दीजिए ऐसे ऐसे करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, आंसर निकल जाएगा आपका। तो उससे अच्छा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 बटे ये कट जाएगा आपका, नहीं कटेगा ये, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये मल्टीप्लाई किया, तो 125 × 5, ये हो जाएगा 3 × 75 प्लस 3x, 125 × 5 माइनस 75 × 3 = 3x। अब देखिए ये 25 है, 25 थे, तो दोनों में 25 कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा 5 और ये बचेगा 5, तो 25 बचेगा यहाँ पे, 25 यहाँ पे बचे लिए कॉमन, तो 3 बचेगा, 3 और 3 9 हो गया, तो 3x, 25 इंटू ये हो जाएगा आपका 16 = 3x। आपको क्या निकालना था? कितना तांबा मिला है? तो ये 25 × 16 कितना हो जाता? 150 प्लस 250, 300, 400 हो जाता है। 400/3 आ जाएगा, x आ जाएगा 400/3।
400/3, तो यही हो जाता है 133 1/3। इसका आंसर ये हो जाएगा, 14 का आंसर ये हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर है। 50 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। ट्रक तथा बस की गति का अनुपात बताएं। तो देखिए, हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बटा टाइम। तो स्पीड S1, मान लीजिए बस का निकालते हैं, पहले कौन है, ट्रक है, ट्रक का निकालते हैं। ट्रक का 1 मिनट में 550 मीटर जाता है, तो 550 मीटर है और 1 मिनट है। तो मिनट को पहले सेकंड से इंटू करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, है ना। यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 60 ना लिखे, मुँह पर 60 लिख देते, ठीक। 1 मिनट इंटू 60, और ये 550 मीटर, तो इंटू डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 1 किलोमीटर आ जाएगा। अब जाके आंसर क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर मिनट, सेकंड नहीं, किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा, ठीक। किलोमीटर पर मिनट आंसर आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर घंटा आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट को हमने 60 से डिवाइड किया तो घंटा में करा, तो किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा आपका। तो ये काट दीजिए, 2 2 कट जाएगा, 11 5 55, 2 5 10, 2 3 6, मतलब पहले 33 आएगा। S1 आ जाएगा 33 किलोमीटर पर सेकेंड। S1 आ गया 33 किलोमीटर पर सेकेंड। तो S2 निकलेगा कैसे, टोटल किलोमीटर कितना दिया हुआ आपको, डिस्टेंस दिया हुआ 33 किलोमीटर, और स्पीड टाइम दिया हुआ 45 मिनट, तो इसको 60 से डिवाइड करें, मतलब 60 ऊपर कर देते हैं, तो ये भी घंटा हो गया है ना। अब निकाल लीजिए इसको, 9 5 45, 5 9 9 5 45, 12 चौका 60, 3 तिहाई 9, और 11 तिहाई 33, तो 4, ये 44 आ गया। तो ये 33 था, ये 44 था, तो 33/44 कितना आ जाएगा, 33 S1/S2। आपको रेशियो कितना है ट्रक और बस का, तो ठीक है, 33/44 3/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 15 का आंसर ये है। 16वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का ज्ञात कीजिए। पार्लियामेंट कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन है। कांग्रेस कहाँ है, देखिए भारत में कांग्रेस नहीं था, भारत में भी पार्लियामेंट होता है। कांग्रेस आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलता है ना, वहाँ के जो, जहाँ पे हम लोग, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लोग बैठते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है। पर अमेरिका में उसको कांग्रेस बोला जाता है। हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी है, पर वहाँ पे कांग्रेस होता है, जहाँ पे विपक्षी दल, सभी दल मिलके बैठते हैं और डिस्कस करते हैं बिल के बारे में। 17वां क्वेश्चन है, यदि आँख को हाथ कहा जाए, इसी प्रकार हाथ को मुंह कहा जाए। अब देख लीजिए, पहले निकालना क्या है, तो इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है। अच्छा, आँख को हाथ कहा जाए, इस प्रकार हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए, नाक को जीभ कहा जाए, तो इनमें से द्वारा एक इंसान तो सुनता किससे, कान से सुनता। तो देखिए कान कहाँ है, कान को नाक कह दे रहा है, तो मतलब नाक से वो सुन रहा है। एक कुट भाषा में स्टॉक को LBFMG के रूप में लिखा गया जाता है, और मोबाइल को ये लिखा जाता है। तो ब्लेम क्या होगा, देखिए IJKL, तो KL क्या उल्टा हो रहा है, RB, नहीं उल्टा नहीं हो रहा। STLMNOPQRS, देखिए डायरेक्ट ऐसा कुछ तो सीरीज बन नहीं रहा कि इसके बाद ये ए के बाद सीधा, ए के बाद कितना मरते हुए आ गया, 5 मरते आ गया, RSTUVWXYMP का, तो ऐसा कुछ सीरीज है नहीं। तो डायरेक्ट लेटर से लेटर मिला दीजिए, अगर उससे आ गया तो मतलब ये आंसर सही है। तो बी देखिए यहाँ पे क्या है, बी है, बी का है आर, तो आर से कोई शुरू हो रहा है तो बिल्कुल हो रहा है, ये सही है। तो 18वां का बी हो जाएगा सही। यदि ई 5 है तो बिल्कुल 5 होता है, मतलब अल्फ़ाबेट में पोजीशन 5 में, तो बिल्कुल 5 है, और ये 12 है, तो 12 तो क्या होता है, एच होता है, एच से 7 होता है, एच EFGH, तो 8 होता है पोजीशन इसका, एच का पोजीशन 8 है।
ओ का पोजीशन 15 है, टी का पोजीशन 20 है, ई का पोजीशन 5 है और इसका पोजीशन 12 है। तो ये हो जाता है 60। ठीक, अब 12 कैसे हो गया, इसको डिवाइड कर दिया होगा 5 से तो 12 आ गया होगा। ठीक, तो लैम्प का देखते हैं, ऐसे आ जाएगा क्या, एल का पोजीशन 12, ए का पोजीशन 1, एम का पोजीशन 13, ठीक, बी का पोजीशन 2, तो इसको ऐड करने पे आएगा 28। इसमें हमने 5 से डिवाइड किया था, तो इसमें अगर किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे 5 इसमें लेटर था तो 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे क्या है 4 लेटर तो 4 से डिवाइड कीजिए इसमें, तो 7 आ जा रहा है आंसर। मतलब डिवीजन तो करना ही है, तो ऑप्शन आने के लिए आप देख लीजिए कौन सा ट्रिक और काम कर जाएगा, एक्स्ट्रा और काम करेगा। तो हमने डिवीजन किया नंबर ऑफ लेटर के बराबर नंबर ऑफ जो इसमें अक्षर है, तो सब 19वां का यही हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त शब्द के बारे में देखना है। तो यहाँ 13, 16, 29 आ जाता, माइनस पकड़ लीजिए, -5 किया तो 26, 32 बहुत ज़्यादा आता था, इसमें माइनस करने से नहीं होता। चलिए ये नहीं है। अब देखिए सभी को एनालाइज कीजिएगा तो यहाँ पे इंटू रहा, 13 दूनी 26, 24 दूनी 48, दूनी 96, 16 दूनी 32, दूनी 64, मतलब 13 दूनी 26, दूनी 52। तो इसका आंसर सीधा डी हो जाएगा। अब 21वां क्वेश्चन है, इसमें करना, हाँ चलो इसको रिप्लेस कर लेते, सभी यहाँ किसमें सेम है तो रिप्लेस कर लेते हैं। प्लस भाग के लिए, प्लस जो है ना भाग है यहाँ पे, गुना जोड़ने के लिए तो यहाँ पे जोड़ है, और माइनस गुना के लिए है, माइनस कहाँ है गुना के लिए है, और डिवीजन घटाने के लिए है तो घटाने के लिए तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 3/6, ये आ जाएगा 2, ठीक ना, 6/3 2 आ जाएगा, और 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो 72 प्लस 5 माइनस 3 74 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ए आंसर इसका 74। 21 का ये 22वां है, इसमें आपको आकृति में त्रिभुज की संख्या निकालना है। तो सभी एक वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। तो एक वाला तो 10 हो गया। ठीक, अब आ जाइए 2 निकालते हैं, ये 2 हो गया, और फिर ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, तो 3 और निकल गया। तो फिलहाल आपका 13 निकला। फिर और देखिए, ये देखिए 14 हो गया, और ये देखिए 15 हो गया। इसके आंसर बी हो गया, 15 निकल गया इस बार। अब देखिए यहाँ पे दिया है अल्फ़ाबेट का पोजीशन में क्या आएगा, यही हमें करना होता है इस क्वेश्चन में। तो क्या ऐसा है, क्या इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो QRST, QR बच रहा है इसमें, QT बच रहा है इसमें, QR बिल्कुल 4 का पेयर कीजिए तो सब में QRS बच रहा है इसमें, यहाँ पे Q बच रहा है, तो मतलब समझ रहे RTSQ, इसका आंसर हो जाएगा RTSQ, मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर। 24वां क्वेश्चन है, प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष एक अलग है, उस विकल्प चुने जो बाकी से अलग है। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए जो साइड में है ना 352 में 3 + 2 5 हो गया, बीच में चलिए 5 है। इस वाले में क्या है 451 में साइड का ऐड कीजिए, 4 + 1 5 बीच में हो गया, बिल्कुल सही। इसमें ऐसे नहीं आएगा, 8 + 6 करके आएगा, सी ऑप्शन में 8 + 6 तो 14 आ जाता है, बल्कि 9 है बीच में, तो ये नहीं होने वाला आपका। ठीक, अब एक घन के 2 चित्र दिए, इसके आधार पर पता लगे कि दिए गए संख्या 1 के विपरीत कौन सी। अब देखिए इसका कंसेप्ट मैंने दूसरे भी सेट में बताया है, इसको आप दिमाग से थोड़ा सा ऑन करके रखिए। मान लीजिए एक क्यूब था आपका, इसका ये फेस और ये फेस, ये दोनों टच कर रहा है, तो इस दोनों टच करते हुए फेस के फेस मतलब इस पे जो है इसको टच करता हुआ, इस दोनों को टच करता हुआ 2 ही फेस होगा, एक ये होगा और एक इस साइड से, इसके जो अपोजिट होगा ना उल्टा विपरीत 2 ही होगा, उसके अलावा कोई इस दोनों को टच करता हुआ फेस नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए या फील होना चाहिए, दिखना चाहिए आपको।
ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। देखिए 1 और 6 है, नहीं 1 और 6 नहीं, 2 और 6 है इसमें भी, और 2 और 6 इसमें भी है। मतलब एक में एक देख रहा है, मतलब 2 इधर रख दिए, 6 इधर रख दिया, तो एक साइड और 2 साइड ही मिलेगा। एक साइड 1 है तो दूसरे साइड 3 है, मतलब इस साइड अगर 1 आप लिख रहे हैं तो इस साइड 3 लिख सकते हैं। तो मतलब समझ रहे हैं, अगर तो मतलब 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन निम्नलिखित समय गणित की दृष्टि से हो जाता है यदि प्रश्न दिए गए संकेत के अनुसार या तो चिन्हों या संख्याओं को यह विकल्प ज्ञात कीजिए। दिया गया समीकरण इतना है, तो इस पर क्या करना, बदल देना है। कुछ संकेत दिया गया जो चिन्हों को आपस में बदल दें, मतलब कुछ चिन्ह को आपको बदलना है ताकि वो या संख्या को बदल सकते, ताकि ये 30 आ जाए। तो इसमें करना कुछ नहीं, ये करके देख लीजिए, अगर आ गया तो ठीक है, और थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए 30 है तो कुछ नहीं, इसको करके सभी को पुट करके देखिए, एक बार में आ गया तो वो बल्ले बल्ले है। और एक चीज़, कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं आप, और माइनस और प्लस, डिवीजन और माइनस, नहीं यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ माइनस कीजिएगा डिवीजन कीजिएगा, सब डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी पुट करके देख लीजिए, आराम से आ जाएगा। निम्नलिखित 37 से 28 में क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई जिसमें एक संख्या गायब है। सही विकल्प चुनें और समान पैटर्न को जारी रखा जाएगा दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की तरह। अब 27 है, तो डिफरेंस निकालिए सब में, दोनों का गैप 7 8 है, फिर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 होना चाहिए, यहाँ पे 18 होना चाहिए। ठीक, तो ये आ जाएगा 88। तो इसका आंसर 88 डी हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस करके, इस दोनों में मतलब ये 120 माइनस 99 21, इसमें माइनस कीजिए 19, इसमें माइनस 17 आ रहा है क्या, तेरह 17, तो इसमें माइनस 15 आना चाहिए, बिल्कुल 15 है। इसमें माइनस आना चाहिए 17 12 13 आना चाहिए, तो 13 माइनस करेगा 45 35 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 28 का ये। यदि रवि 39 बच्चों की एक कक्षा में सुमित से 7 स्थान आगे है, यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है तो शुरुआत से रवि का स्थान क्या होगा। देखिए रवि 39 बच्चों की एक कक्षा में, सुमित टोटल 39 लोग हैं। और सुमित अंतिम से 17वां है। ठीक, और रवि 7 स्थान आगे है, मतलब इससे 7 स्थान आगे होगा, इधर आएगा 7 स्थान आगे, तो 17 प्लस 7 24वें स्थान पे है ये। ठीक, अब हमें इधर से निकालना है इसका पोजीशन, तो क्या होगा, एक्स मान लेते हैं, इधर से पोजीशन एक्स है, तो एक्स प्लस 24 इक्वल टू 39 प्लस 1, मतलब 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो इधर से पोजीशन कितना हो जाएगा, इस साइड पोजीशन हो जाएगा 16वां। तो उसका आंसर सी आ गया है ना, सी 29 का आंसर सी है। तीसरा क्वेश्चन है, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। ठीक है, चलिए होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। ठीक है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, और तो सबसे मूल्यवान सिक्का कौन सा। इसमें पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, ग्रेटर एंड इक्वल टू लिखते जाइए, वही करना होता है ऐसे में। ठीक ना, अब आपको इतना बस दिमाग में रखना है कि जो भारी है वो मूल्यवान है। तो राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो ऐसे लिख दीजिए। और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से मूल्यवान है। तो भारी है ज़्यादा या मूल्यवान ज़्यादा, दोनों बात बराबर। तो और ये रमेश का सिक्का एक और चीज़ दे रखा है इसमें, रमेश के सिक्के से भारी मूल्यवान ज़्यादा बोल रखा है। राम का सिक्का इधर और ये रमेश, तो आर एम लिख देते हैं रमेश।
रमेश ऐसे लिख देता है, राम ये हो गया, RM से आराम हो गया, ठीक। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक ही मूल्यवान है, तो इसका नरेश का, तो ये नरेश यहाँ आ जाएंगे, तो इससे मूल्यवान है तो मतलब भारी है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है, तो इसका क्या है, योगेश का सिक्का इससे भारी है, नरेश से। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। अब देखिए यहाँ पे भी दे दिया, बहुत अच्छा। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, मतलब मोहन इधर आ जाएगा, है ना, एकदम सिटिंग बढ़ गया, एक लाइन में सब आ गया, ठीक। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, तो योगेश के पास सबसे मूल्यवान सिक्का है ना, तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा सी। इसमें कुछ करना नहीं होता, बस शांत से करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, जो लिखा है वो पढ़ते जाइए और करते जाइए। अब एक 30वां क्वेश्चन है, प्रश्न के वह विकल्प चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है, ठीक। अब देखिए एक ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाता है, उसे एक लॉजिक देखिए यहाँ पे क्या उससे सेट करेगा क्या। 3 + 1 4 और 3 - 1 2, तो कोई ऑप्शन में ऐसा है क्या, 9 7 वाला तो आ ही नहीं सकता, 5 + 3 ऐसा नहीं आ सकता, 6 4 10, तो बिल्कुल ये लॉजिक गलत है, ये लॉजिक गलत काम नहीं कर रहा, ठीक है। दोनों के बीच का गैप बार होता नहीं, 6 से 42 होता है और 7 + 6 13 होता है, हाँ ये भी देख सकते हैं, ये 6 × 7 होता है, और ये क्या लिख सकते हैं 6 + 7 13, और 13 को उल्टा कर दिए, ये हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए कोई है इसमें 5 + 3 53 का कोई आप निकाल नहीं सकते, इसका फैक्टर नहीं निकलेगा, ऐसे ही सब ऑप्शन है, तो 97 का भी नहीं निकलेगा, तो कुछ निकल नहीं रहा इससे, ये भी लॉजिक गलत है। तो एक दूसरा लॉजिक बनता है सब्ट्रैक्शन का, -11 हो रहा है, 42 में 11 माइनस कीजिएगा तो 31 हो जाएगा, तो ऐसा देख लेते हैं इधर में, 97 से -11 का तो 86 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही। क्या इसमें भी आ रहा, नहीं आ रहा, तो क्या इसमें आ रहा, तो नहीं आ रहा, -11 करने से ये, -11 करने से ये आ रहा, नहीं आ रहा, तो मतलब ये लॉजिक काम कर गया और आपका आंसर ए हो चुका है। अगर ये भी काम नहीं करता ऑप्शन में, तो फिर दूसरा कुछ देखना पड़ता आपको। 32वां क्वेश्चन है, एक्स वाई का भाई है, ठीक ना, एक्स है और वाई है, ये बुआ है, बुआ लड़का, लड़का इसलिए बी लिख दिया। वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्लू का पुत्र है, चलिए वाई जो है ना जेड की पत्नी है, तो मतलब ये गर्ल है, पता चल गया, और ये हस्बैंड है, हस्बैंड, ठीक है। जेड डब्लू का पुत्र है, एक्स वाई जेड हस्बैंड गर्ल, जेड डब्लू का पुत्र है, जेड जो है ना डब्लू का पुत्र है, सन है, डब्लू भी की पत्नी है, भी इधर है, डब्लू वाइफ है, वाइफ। भी और वाई से क्या संबंध, भी का वाई से क्या संबंध है, ये है हस्बैंड, ये लड़का है, और ये उसके बेटे की पत्नी है, तो मतलब बहू हो गई। अब बहू है कि ससुर है, ये देखना, पूछ क्या रहा है आपसे, भी वाई से क्या संबंध है, भी का वाई से क्या संबंध है, तो ससुर है, बिल्कुल ससुर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 32 का आंसर सी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, मनीष पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखिए मनीष पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, मनीष जो है ना पूर्व मतलब इधर चलना शुरू करता है, और 30 मीटर, जो 30 मीटर है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, अब 30 मीटर यहाँ चल गया। अब देखो इधर देख रहा है तो इसका दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा, कोई इधर देख रहा है तो, है ना,
दाएं नीचे में होगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है, 50 मीटर चला इधर, और फिर से बाएं मुड़ता है। तो देखिए कोई नीचे देख रहा है तो उसका बाएं पता किधर, इधर होगा, ठीक, कोई नीचे देख रहा है तो बाएं इधर होगा, इधर। फिर वो बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ठीक है, 40 मीटर चला। फिर से वह बाएं मुड़ जाता है। आपको इधर देख रहा है तो फिर क्या बोला हूँ, तो फिर इधर देख रहा है तो ऊपर बाएं हो जाएगा। तो बाएं मुड़ता और 50 मीटर चला, चलिए फिर से 50 मीटर चल गया वो। अब वो अपने कितने बिंदु पे देख सकते हैं, स्टार्ट ये यहाँ से किया था और एंड यहाँ पे किया है, तो ये कितना है, 40 है और ये 30 है। तो 40 प्लस 30 कितना होता है, 70 होता है। तो इसका आंसर 33 का आंसर हो जाएगा 70, मतलब बी। अब 34वां क्वेश्चन है, प्रश्न में संख्या श्रृंखला में है, एक संख्या गलत है, तो गलत संख्या का पता लगा। माइनस करने से तो ज़्यादा निकलना है। देखिए तो ये 4 है, ये 16 है, ये 28 है, तो ऐसा कुछ स्क्वायर तो बन नहीं रहा है। तो चलिए लॉजिक काम नहीं कर रहा है। 20 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 माइनस 2 8 हो जाता। 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, माइनस 2 कीजिए, 2 आ जाएगा, ठीक है। 92 को 2 से डिवाइड कीजिए, 46 आ जाता है, माइनस 2, -2 करेंगे तो 44 आएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 44 -2 कीजिएगा तो 22 - 2 20 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ 44 आना चाहिए था, 48 की जगह 44 आना चाहिए, जिसका आंसर सी हो जाएगा। 34 का आंसर सी, 48 की जगह 44 आना था। 35वां क्वेश्चन है, दिए गए वैकल्पिक चित्रों में से कौन सा ऐसा है जो वकील, डॉक्टर और महिलाओं के संबंधों से बताएगा, ठीक ना। देखिए वकील है, डॉक्टर है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं उन दोनों को। कुछ लोग हो सकते हैं वकील और डॉक्टर, पर ऐसा नहीं लेना है, स्पेशल केस नहीं लेना है, कोई एक ही प्रोफेशनल लग रहा है। तो वकील डॉक्टर अलग अलग है। फिर महिलाएं जो होंगी, कुछ वकील होंगी, कुछ डॉक्टर होगी। तो इस तरह का कौन सा बन रहा है आपका, बी बन रहा है, ठीक। 35 का बी बन रहा है। ये महिलाएं हैं आपका, कुछ उसमें से कुछ लोग डॉक्टर होगी, कुछ लोग वकील होगी, कुछ माँ होंगी, कुछ बच्चे होंगे, कुछ मतलब कुछ पढ़ाई कर रही होंगी, यही सब है। दी गई आकृति में त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो मैसूर गए हैं, मैसूर वाले हैं। और वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो ऊटी गए हैं, ठीक है। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो मनाली गए हैं, ठीक है। मैसूर और ऊटी दोनों जगह जाने वाले लोगों को दर्शाने वाला हिस्सा कौन, तो मैसूर वाला कौन सा हो गया, त्रिभुज, तो त्रिभुज पकड़ना है। और ऊटी वाला पकड़ना है तो वृत्त, इसको पकड़ना। तो इस दोनों में कॉमन कौन सा है, देख सकते हैं, त्रिभुज और वृत्त। वृत्त में कौन सा कॉमन है, बस ये आप देखिए, ये रीजन कॉमन है सी, और ये भी रीजन ऐसे कॉमन है, इसका नाम नहीं दिया इन्होंने। ये वाला रीजन भी कॉमन है पर इनका नाम नहीं दिया अलग से। तो चलिए सी ही मान लेते हैं, बस एक कह लिया, सी है टोटल वो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 36 का आंसर डी हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए तो अनुक्रम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ए के बाद बी छोड़ दिया, सी आ गया, फिर डी छोड़ दिया, ई आ गया, एफ छोड़ दिया, जी आ गया, एच छोड़ दिया, आई आ जाएगा। तो आई से कौन सा स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। देखिए एम एन, ओ छोड़ दिया, पी छोड़ दिया, क्यू आ गया, ओ छोड़ दिया, पी क्यू आ गया, आर छोड़ दिया, एस आ गया, टी छोड़ दिया, यू आ गया, भी छोड़ दिया, डब्ल्यू आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आंसर आई डब्ल्यू एक्स। 37 का आंसर सी हो जाएगा। अब प्रश्न पूछेंगे, इसको इससे रिप्रेजेंट किया और बीट को इसके रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना। इसको इससे और इसको इससे किया। तो कार्स, ए देख लीजिए कहाँ, ए यहाँ पे है, तो मतलब ये वाला आ जाए, स्टार आएगा पहले, दूसरे नंबर पर स्टार आएगा, दूसरे नंबर पर स्टार वाला कौन सा है, ये और ये है, ठीक।
अब सी है, पहला सी है तो सी बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, दोनों हो रहा है, ठीक है। आर है, आर आपका कहाँ पे है, आर है आपका यहाँ दूसरा में, तो प्लस आना चाहिए, फिर प्लस आना चाहिए, चलो भी प्लस है। फिर एस कहाँ पे है, एस यहाँ पे है, तो हैश आना चाहिए लास्ट में हैश, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी एक गोल मेज पर गोलाकार बैठे हुए हैं, ठीक। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच है, एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं ताश खेलने के लिए, चलिए ठीक है। सी या ई का पड़ोसी डी नहीं है, सी है, ई है, इसके बगल में, इस दोनों में से कोई एक है ऐसा, इसका पड़ोसी डी नहीं है, ठीक ना, डी नहीं होगा, चलिए ठीक। बी और सी का पड़ोसी ए है, बी भी है, सी भी है, ए है, तभी तो बी और सी का पड़ोसी होगा, मतलब बीच में आना चाहिए उसको, ठीक है। जी जो डी के बाएं से दूसरे है, जी हो गया, मान लीजिए जी इधर बैठा हुआ है, जी ऐसे बैठा है, तो इसके बाएं इधर होगा, इसके बीच में कोई आएगा, उसके बाद डी आना है ना, तो जी आ गया इधर बैठा हुआ, इसका बाएं इधर होगा, फिर डी होगा, ठीक। और आपको एक चीज़ दिया था, चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। वह ई और एफ का पड़ोसी है, जी जो डी के बाएं से दूसरा है, ई और एफ का पड़ोसी है, तो देखिए इसके एक साइड ई आएगा और एक साइड एफ आएगा, ठीक। और आपको पता होना चाहिए शुरू में दे रखा था कि डी जो है ना, सी या ई, इस दोनों में से किसी एक का पड़ोसी नहीं है, डी है ना, सी या ई का पड़ोसी नहीं है किसी एक का, तो मतलब डी इधर आ गया है, तो चलिए डी का हो गया पड़ोसी, पर ई का तो नहीं है ना, तो बिल्कुल सही है, तो ई यही ऐसे बन जाएगा, ये जो मैंने बनाया बिल्कुल सही बना, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि डी का तो पड़ोसी नहीं है ना, ई का मतलब डी का पड़ोसी है चलेगा, ई का नहीं है, मतलब किसी एक का नहीं होना चाहिए कोई, है ना, तो ये बन जाएगा, सही है। तो आपको यही निकाल देना है कि निम्नलिखित में से किस युग में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। अच्छा, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, किस युग में दूसरे व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा हुआ, मतलब दूसरा जो व्यक्ति है इसका दाएं में बैठा हुआ है, तो बिल्कुल मतलब इसी ऐसे ही बैठा होगा, तो देख लेते जी एफ, ये बाएं में बैठा हुआ है, एफ यहाँ पे बाएं में है, ठीक ना। और यहाँ पे एक चीज़ और देख, ई और एफ और ई सी, ई सी तो होगा ही नहीं, और ये भी बाएं में है, बी डी, बी और डी में कोई रिलेशन नहीं, पर एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, वही मैं बोलने जा रहा था, ये जो एफ और ई है इसके बारे में एग्जैक्ट पोजीशन बताया नहीं है कि एफ ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ठीक। पर आप जो ऑप्शन देखेंगे ना, तो बी सी और डी ये कंफर्म नहीं होने वाला आपका, ठीक ना। इस दोनों के बारे में स्पेसिफिक बताया नहीं था कि ई किस साइड है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में जी के। तो जब ऑप्शन को देखेंगे ना जी और एफ का, तो जी को एफ ना इधर नहीं बैठना पड़ेगा, एफ को इधर बैठना पड़ेगा, ठीक, तब जाके ए ऑप्शन सही होगा। मतलब चारों में से एक ना एक ऑप्शन को सही करना पड़ेगा, और एफ और ई के बारे में 100% बताया भी नहीं कि किस साइड बैठा हुआ, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो मतलब एफ इधर बैठा हुआ होगा, तो जी और एफ जो दिया है इन्होंने ए, ये सही होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा शांत रह के तो हो जाएगा यार।
41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम दर्शाता है? मेजर, कप्तान, ब्रिगेडियर और तो घटते हुए क्रम में देगा तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? लेफ्टिनेंट जनरल। उससे नीचे होता है ब्रिगेडियर, तो 5 4, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उससे नीचे होता है कर्नल, उससे नीचे होता है मेजर और सबसे नीचे होता है कप्तान। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ये थे सेट नंबर 12 के 40 क्वेश्चन मैथ के। बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है, इसको आराम से देखिए। कहीं कोई डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए। इसके अलावा जो भी सेट है, चाहे वो किरण पब्लिकेशन का सेट हो, चाहे इस किताब का सेट हो प्लेटफॉर्म का, आपका नीचे कमेंट दिया हुआ, नीचे लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।